हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। ओके। आज हम बात करेंगे इग्नू BSOC 134 बुक का नाम है समाजशास्त्र के तरीके। तो देखिए, इसकी जो है मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लाऊंगा क्योंकि बुक की लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा टफ है। बुक उठा के देखोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं बुक का जो कंक्लूजन है तो उसको जो है क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जो है सीरीज़ बाई सीरीज़ चलाऊँगा मैं इसकी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। ये वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है विशेषता, उद्देश्य और जितने भी टाइप के ये अनुसंधान हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देख लेते हैं। अगर जो आपने ये अनुसंधान समझ लिया तो ये समझिए आपकी जो है आधे से ज़्यादा बुक जो है यहीं कवर हो जाएगी, क्योंकि अनुसंधान और इसके प्रकार ये जो है मैं कवर करवा दूंगा इसमें, ठीक है। तो देख लिए। चलिए देखते हैं कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान जो है, मैं पहले आपको बेसिक समझा दूँ कि अनुसंधान जो इसका मतलब जो होता है वो रिसर्च करना होता है। जैसे किसी पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, खोज करना। जो उन्हें जो अनुसंधान करता होते हैं उनको वो बोलते हैं पुरातात्विक, जो बोल होते हैं, मतलब एक तरह के वो। तो चलिए अभी वीडियो में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। और ठीक, तो पहले जो है इसका अर्थ समझते हैं हम। अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, मतलब अनुसंधान जो है ये अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहा जाता है। ये दो शब्द से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का अर्थ अंग्रेजी में होता है बार बार, सर्च का मतलब होता है खोजना, ठीक है। तो अर्थ समझ में आया। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखें, किसी वस्तु या घटना का तथ्यों या पूर्व तथ्यों के आधार पर बौद्धिक रूप से विश्लेषण करना ही अनुसंधान कहलाता है। मतलब किसी वस्तु, कोई एक वस्तु है या फिर कोई घटना है, उसको जो है उसका जो है तथ्यों के आधार पर, तो तथ्य जो है वो या तो अभी मौजूदा टाइम में हो या फिर पूर्व तथ्य, मतलब पहले उनकी खोज हो चुकी है, उनके आधार पर उसके आगे की खोज करना, ठीक है। और खोज किस किस आधार पर करना, बौद्धिक रूप से करना। मतलब ऐसा नहीं कि हवा में बातें, मतलब हवा में फैक्टों को उठाया कुछ भी और ऐसे ही रिसर्च करने चल दिए, तो ऐसा नहीं है। बौद्धिक रूप से, मतलब ऐसी सूझबूझ, लॉजिक होना चाहिए उन फैक्टों में जिनको लेकर, जिनको आधार बनाकर जो रिसर्च कर रहे हैं। तो ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी जो है, अब ये समझ में आया कि किसी वस्तु या घटना का तथ्य या पूर्व तथ्यों के आधार पर बौद्धिक रूप से विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, इन तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करना अनुसंधान कहलाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन एक और देख लेते हैं अन्य शब्दों में कि ये जो थिंकर हैं ये क्या कहते हैं। रेडमैन और मोरी के अनुसार जो है, किसी नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित रूप से किया गया प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। देखिएगा, जो नया ज्ञान जो है, नवीन ज्ञान मतलब जैसे कोई खोज करता है, वो जो है खोज क्यों करता है, क्योंकि उसको जो है वो जिज्ञासा होती है नई नई चीज़ों के जानने में, कि अगर जो ये चीज़ है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान किसने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राखल दास और दयाराम साहनी ने की थी। तो इस वीडियो में जो है हम हड़प्पा सभ्यता का एग्जांपल ज़्यादा लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता तो शायद मैं मानूंगा कि सभी जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो ये भारत की जो है सबसे बड़ी खोज वही है, हड़प्पा सभ्यता। तो ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये जो है इसकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही खोज, मतलब नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो नई नई चीज़ें जो जिज्ञासा जागती है उनके अंदर, इसलिए वो जो शोध करता है, मतलब जो वैज्ञानिक हैं वो खोज करते हैं, इसलिए खोज करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला पॉइंट है कि अनुसंधान की नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास में वो, मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि अनुसंधान की प्रक्रिया में ज्ञान की वृद्धि का विकास होता है। मतलब इसमें जो है जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं तो उसमें जो है
ज्ञान मतलब नॉलेज बढ़ती है उससे हमारी, इसमें ये करना चाहिए। तो इसकी विशेषता में से एक है ये। तो दूसरे देखते हैं कि इनमें जो है सामान्य नियमों तथा सिद्धांत के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। देखिए, प्रतिपादन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, ध्यान से समझना, गहनता से समझना, ठीक है। तो इसमें जो है जो बेसिक नियम होते हैं उसके खोज मतलब अनुसंधान के, रिसर्च के जो बेसिक नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं उनको जो है गहनता से समझा जाता है, ठीक है। तो तीसरा देख लेते हैं कि अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित आधार पर किए जाते हैं। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि इसकी जो प्रक्रिया जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, उसके फैक्टों पर आधारित है, और इसमें जो है सूझबूझ और जो तर्क संगतता को के आधार पर ही जो है इसकी खोज होनी चाहिए, और इसकी जो योजनाओं बनानी चाहिए। जो रिसर्च करने के लिए जो योजनाएं बनानी पड़ती हैं वो जो है तर्क संगत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के ऐसी हवा में बातें कर दें। तो देख लेते हैं अब इसका, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसकी अगली विशेषता है कि इसकी अगली विशेषता है कि ये तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को या वस्तु या घटना को ज्यों का त्यों बताना, मतलब उसमें कुछ अलग से मसाला नहीं लगाना, जैसी चीज़ है वैसी ही बताना। उसकी निष्ठता का मतलब होता है कि किसी चीज़ को वैसा ही बताना, मतलब ऐसा बोलते हैं कि निष्ठावान, मतलब उसके कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने असूलों का पक्का हो। इसी तरह से कोई बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, मतलब जैसा है वैसा ही। तो इसी तरह से ही वस्तुनिष्ठ, निष्ठ जिस वर्ड के बाद में लग जाएगा तो उस चीज़ को जैसा है उसको वैसे उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब कोई अपने पास से कोई बातें नहीं बनानी उसके बारे में। तो वस्तुनिष्ठ तो समझ गए होंगे आप वस्तुनिष्ठ क्या होता है। तो ये प्रक्रिया जो है वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। तो इसकी और नेक्स्ट देखते हैं कि यह प्रक्रिया जो है तथ्यों तथा विश्लेषण के आधार पर की जाती है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्लेषण का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, विश्लेषण का मतलब जांच पड़ताल करना, ठीक है। इसमें जो है नेक्स्ट देख लेते हैं कि ओके, इसमें पॉइंट 6 देखते हैं। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों, रुचियों का महत्व नहीं दिया जाता। इन भावनाओं को से सावधानी बरती जाती है, मतलब रखी जाती है। मतलब इसमें कहना ये चाह रहा है कि इसमें जो है वो जो शोध करता है उसमें जो है उसके व्यक्तिगत हितों को इस रिसर्च वो कर रहा है उससे जो है उसको परे रखा गया है, कि इसमें जो है खुद के व्यक्तिगत हित जो है उसको उससे परे रखने की बात की गई है। मतलब जिस तरह से कि अगर जो कोई रिसर्च है वो उसके क्षेत्र में उसके मतलब उसके जहाँ को रहता है उसके क्षेत्र में जो है रिसर्च चल रही है उसकी, मतलब उस एरिया में, तो वो अपने अपने क्षेत्र में जो है रिसर्च करवा ले और दूसरे क्षेत्र जो है छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है, वो जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए जो रिसर्च हो, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया। तो 7वां पॉइंट देखते हैं। इस शोध कार्य में धैर्य रखना होता है तथा इसमें शीघ्रता नहीं दिखाई जाती। मतलब ऐसा है कि ये शोध कार्य जो होते हैं ये जो है जल्दबाजी इसमें नहीं की जाती, इसमें जो है इसको टाइम दिया जाना चाहिए ताकि इसमें जो है अच्छी तरह से जो रिज़ल्ट बेहतर निकले। और इसमें चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण में टाइम लगता है, तो इसलिए जो है इसमें जो है कहा गया है कि इसमें शीघ्रता नहीं की जानी चाहिए, मतलब जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिणात्मक तत्वों की व्यवस्था की जाती है तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब देखिए, तो ये जो अनुसंधान होता है, मतलब रिसर्च होती है, इसमें जो है कई प्रकार के अनुसंधानों का सहारा लिया जाता है। मतलब जैसे कि वो जो अनुसंधान के दौरान कुछ गणना वाला, मतलब किसी चीज़ के आंकड़ों में बिठाने की बात आ गई, मतलब आंकड़े निकालने की बात आ गई, तो आंकड़े निकालने के लिए हमें मात्रात्मक अनुसंधान की ज़रूरत पड़ेगी। किसी चीज़ का विश्लेषण करने की बात आ गई तो उसमें जो है वो गुणात्मक अनुसंधान की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो अनुसंधान कर जब हम रिसर्च करने बैठ जाते हैं तो इसमें कई तरह की अनुसंधान की हमें ज़रूरत पड़ती है। जो अनुसंधान के प्रकारों में मैं आपको आगे बताऊंगा कि अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं। तो इन सब का जो है मिलजुल कर जो परिणाम निकलता है
उसको उसके बारे में बताया गया कि गुणात्मक तो परिमाणात्मक तत्वों की व्यवस्था की जाती है तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इसको यही बताया गया है इसमें, ठीक है। तो प्रत्येक शोध कार्य की अपनी अपनी विधियाँ होती हैं, मतलब प्रत्येक शोध कार्य की अपनी अपनी विधियाँ होती हैं, मतलब जैसे वो अलग अलग प्रकार के वो होते हैं शोध अनुसंधान शोध कार्य, इनकी अलग अलग विधियाँ होती हैं जो शोध के उद्देश्य के प्रति वो मतलब शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ टाइप्स उनकी बात की गई अनुसंधान की, मतलब वैरायटी ऑफ रिसर्च की अलग अलग तरीके होती हैं, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो देखें 10वां पॉइंट, प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यकरण का प्रतिपादन किया जाता है। मतलब प्रत्येक जब हमारी रिसर्च पूरी हो जाती है तो उसमें से जो है जो रिज़ल्ट आता है उसका जो है इसमें एक आ गया, जो इसका जो रिज़ल्ट आता है उसका जो प्रतिपादन मतलब उसको अच्छे से समझाया जाता है और सामान्यकरण मतलब उसमें जो है वो सार्वजनिक किया जाता है, उसको समझाते हुए कि इसका जो है ये परिणाम निकला है और ये है। तो ठीक है, ये 10 पॉइंट हो गए और नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं इसके अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो अनुसंधान के प्रकार की बात करें तो पहला देख लें अनुसंधान का प्रकार जो है इसमें से कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की पहले परिभाषा देख लेते हैं कि किसी कालखंड में मौजूद स्थानीय या शैक्षणिक संस्थान से संबंधित समस्याओं का तत्काल ही समाधान करना अनुसंधान कहलाता है। देखिए ये क्रियात्मक अनुसंधान में जो है ज़्यादा जो फोकस ज़्यादा जो बल दिया गया है वो शैक्षणिक संस्थाओं से के ऊपर बल दिया कि उनकी समस्याओं के ऊपर जो है बात की गई है। तो मेनली जो है शैक्षणिक संस्थान है, बाद में जो है स्थानीय भी समस्याएं आ जाती हैं। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित या फिर स्थानीय समस्याओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं या फिर शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित, जैसे स्कूल में जैसे इसमें जो है अभी उदाहरण के लिए देखते हैं इसका उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में बढ़ती हुई धूम्रपान जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए जगह जगह चेतावनी के लिए पोस्टर लगाए जाते हैं और साथ ही कुछ नियम सख्ती से उस संस्थान में लागू करवाए जाते हैं, जो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। मतलब जैसे कि स्थानीय जो समस्याएं हैं, जैसे धूम्रपान हो गया या फिर कोई चोरी चकारी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए जो उसको रोकने के लिए जो नियम कानून लगाए जाते हैं, जो सख्ती से लगाए जाते हैं, उसका जो पालन किया जाता है, मतलब उसका उस समस्या का समाधान जो किया जाता है, तो वो जो है क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और स्कूल से संबंधित ले लो तो जैसे ये स्मोकिंग वगैरह जो स्कूल में आजकल तो कॉमन सी बात हो गई है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं स्कूल के अंदर ही, तो उसको रोकने के लिए जगह जगह स्कूल में पोस्टर लगवाए जाते हैं और कुछ नियम कानून जो होते हैं जो सख्ती से वहाँ पर लागू किए जाते हैं। तो ये जो है एक क्रियात्मक अनुसंधान का तरीका है। देखिए ये जो कुछ कुछ ऐसे अनुसंधान हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में भी करते हैं और हमें पता नहीं होता, तो ये उनमें से एक है। ठीक है, हमारे आसपास होते हैं ये चीज़ें। तो अब क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता देख लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। अब ये तो पता लग गया कि ये है क्या, कि जो स्थानीय समस्याएं या फिर शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका तत्काल ही समाधान, मतलब तुरंत ही उसी 2-3 दिनों के अंदर ही, तुरंत की मतलब उसकी 2-3 दिन भी हो सकते हैं, उनके अंदर ही टाइम पीरियड के अंदर ही उनका समाधान कर लेना जब तो ये जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं और आवश्यकताएं, इसकी जो आवश्यकता है क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता से स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत समाधान करने में इसकी आवश्यकता होती है। मतलब जो स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका तत्काल मतलब एट द टाइम, उसी टाइम पीरियड में ही तत्काल का मतलब वो होता है उसकी जो समस्या का जो होती है उसका समाधान कर लेना, तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। तो इसकी जो है ये आवश्यकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा, क्रियात्मक अनुसंधान में जनतांत्रिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। अंतः अनुसंधानकर्ता द्वारा जब संबंधित समस्याओं में सुधार किया जाता है तब इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं, जिस कारण इसकी आवश्यकता होती है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जब स्थानीय कोई समस्या होती है और
उसका समाधान कर लिया जाता है। तो उसके समाधान के द्वारा जो है जो जनतंत्र है उसके समाधान से लोगों को ही तो फ़ायदा हुआ, इसलिए जो है जनतंत्र मतलब उन लोगों का समूह जो है जिनको फ़ायदा हो रहा है उनको जो है वो लाभान्वित होते हैं, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट। ये विधि समस्याओं के मूल्यांकन में उपयोगी है। मतलब समस्याओं का मूल्यांकन मतलब है किसी चीज़ का विश्लेषण करना, मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। ठीक है, विधियों मतलब ये विधि जो है समस्याओं का मूल्यांकन में उपयोगी है। मतलब इसी अनुसंधान की जो विधि है इसके द्वारा जो है किसी भी समस्याओं की जांच पड़ताल कर सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। तो अभी देखते हैं, अब इसकी क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता देख लेते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण विद्या है। इसके विभिन्न उपयोग इस प्रकार हैं, मतलब इसके उपयोग किस तरह है। ये स्थानीय तत्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन करने में, मतलब इसमें जो स्थानीय जो समस्या है उनका तुरंत अध्ययन करने में जो है इसकी आवश्यकता होती है, इसकी क्रियात्मक अनुसंधान की, ताकि उसका अध्ययन करेंगे उसके बाद ही तो हम समाधान कर पाएंगे, इसलिए। तो स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का इतनी जल्दी अध्ययन करने के जल्द से जल्द मतलब अध्ययन करने से किसी अन्य अनुसंधान पद्धति द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब जितनी जल्दी क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किसी समस्या का समाधान हो जाता है, इतनी जल्दी किसी और अनुसंधान के द्वारा जो है इसका जो है समाधान नहीं निकल सकता किसी भी समस्या का। तो नेक्स्ट देखते हैं कि घटनास्थल पर ही अध्ययन करने में जो है इसका उपयोग होता है। अब वो कैसे होता है, इसमें जो है देखते हैं, इसमें जो क्रियात्मक अनुसंधान करता इकाइयों तथा अध्ययन घटनास्थल पर ही कर लेते हैं। अध्ययन इकाइयों जहाँ रहती हैं या करती हैं अथवा किसी उद्देश्य से एकत्रित होती है, वह वहीं पर उनके समस्या के संबंध में आंकड़े एकत्रित कर समस्या का समाधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के में प्रयोगशाला आदि की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें ये कहा गया है, इसका उपयोग ये है कि जो घटनास्थल है उसका एट द टाइम उसी टाइम पर ही जो है जो समस्या है उसका समाधान कर लिया जाता है, और इसमें जो है किसी भी तरह की लैब जो है प्रयोगशाला जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो है वहीं पे ही उसकी समस्या जो होती है उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि क्या समस्या है, उसका वहीं समाधान कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें तीसरा देखें शैक्षणिक संस्थाओं में सुधार। इसका उपयोग जो है, तो इसका उपयोग जो है शैक्षणिक संस्थाओं में सुधार लाने के लिए भी किया जाता है। और कैसे क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का उपयोग शैक्षणिक संस्थाओं में सुधार में उत्पन्न समस्याओं से के समाधान द्वारा प्राप्त सुधारों के लिए भी किया जाता है, जो शैक्षणिक संस्थानों के विकास की राह में एक मील का पत्थर साबित होता है। मतलब ये जो है शैक्षणिक संस्थानों में जो सुधार लाए जाते हैं जो, तो उसके लिए भी ये काम कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट, अब देख लेते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होते हैं, तो इसमें पहले परिभाषा देख लेते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है। ओके, अब देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। तो ऐतिहासिक अनुसंधान इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब वर्तमान की समस्या को हल करने के लिए अतीत से जुड़े तथ्यों तथा घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है तो ये ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। मतलब अगर जो इसमें ऐसे समझें, इसमें कहना चाह रहा है कि वर्तमान में अगर जो कोई समस्या है तो उस समस्या से निपटने के लिए जब हम इतिहास को खंगालते हैं कि ये जानने के लिए कि अगर जो ये समस्या इतिहास में भी हो चुकी है तो इतिहास में जो है किस तरह से इस समस्या से निपटा जाता है, तो उसके आधार पर वर्तमान में जो समाधान किया जाता है तो इस प्रक्रिया को जिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है मतलब इस जो पूरी प्रक्रिया है इस पूरी प्रक्रिया को ही ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है। जिस मेथड को अपनाया जाता है इसमें कि कंपैरिजन किया जाता है या फिर जो भी तथ्य या फैक्ट हैं उनको इकट्ठा किया जाता है कि इतिहास में जो है किस तरह से इस समस्या से निपटा गया था और वो क्या क्या कारण थे, और इतिहास में क्या कारण था इस समस्या को उत्पन्न होने का, और आज क्या कारण है, तुलनात्मक अध्ययन करा जाता है। मतलब ये तो यही जो है ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक अनुसंधान करने के जो है दो स्रोत हैं, वो कौन कौन से स्रोत हैं, एक है प्राथमिक स्रोत, एक है द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत क्या है कि प्राथमिक स्रोत का तात्पर्य उन स्रोतों से है जिनका लेखन रचना तथा प्रस्तुतिकरण उन व्यक्तियों
उन व्यक्तियों आंखों देखी तक कानों सुनी सूचनाओं पर आधारित होता है। मतलब इसमें ये कहा गया कि इसका जो है प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं कि उन व्यक्तियों द्वारा जो मतलब जिन्होंने ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वो कोई घटना जो है साक्षात देखी, मतलब खुद देखी है। जैसे कि 1857 का विद्रोह है, तो उसमें जो है कुछ लोगों से उस समय के जो लोग रहे होंगे, तो उन्होंने जो है जिन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी हैं या फिर उस आंदोलन में कोई भागीदारी रहा हो, तो ये जो है प्राथमिक स्रोत में आ गया, क्योंकि उसने वो आंखों देखी या कानों सुनी की कोई बात है, जो फैक्ट हैं रिसर्च के दौरान जो बताए गए हैं, तो ये जो है प्राथमिक स्रोत में आ गया। तो और इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? लिखित दस्तावेज। जैसे कि लिखित दस्तावेज भी हो सकते हैं, उसके वहाँ के उस टाइम पे रहा हो कोई ऑथर जो दस्तावेजों को लिखता हो, पूरी की पूरी वो जो है मतलब आंदोलन हुआ उसको कवर कर रहा हो। तो और पांडुलिपियाँ, मिट्टी की पट्टिकाएँ, जो चित्रात्मक लिपियाँ आदि। जैसे इसका एग्जाम्पल हम हड़प्पा सभ्यता से भी ले सकते हैं कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर कोई था तो नहीं वहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं खुदाई के दौरान, वो लिखित दस्तावेज हैं, पांडुलिपियाँ और मिट्टी की पत्रिका और ये चित्रात्मक लिपि जो वहाँ की, और नगर शैली जो है, नगर नियोजन प्रणाली जो है, ये जो है क्या है, ये प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि वो डायरेक्ट रूप से और हमें देखने को मिलती है, ये ऐसे तथ्य हैं। तो और इसके बाद हम द्वितीय स्रोत के बारे में देख लेते हैं कि द्वितीय स्रोत होते हैं। द्वितीय स्रोत से तात्पर्य उन स्रोतों से है जिनका लेखन, रचना, प्रस्तुतिकरण ऐसे लोगों द्वारा होता है जिन्होंने ना तो संबंधित घटनाक्रम में भाग लिया और ना ही वास्तविक रूप से वे वहाँ पर मौजूद थे। उदाहरण के लिए जीवन शैली, जैसे कि अगर जो किसी की जीवन शैली, मतलब किसी जीवन शैली, जीवनी मतलब जीवनी वो होती है जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो, किसी दूसरे की जीवन के बारे में कोई कथा, तो ऐसी जीवनी। तो अब हम हड़प्पा सभ्यता का उदाहरण ले लेते हैं, वो ऐसे ज़्यादा अच्छा समझ में आया कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे कुछ था तो नहीं वहाँ पे, पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जो हमें आंकड़े मिलते हैं, हम पढ़ते कहाँ से हैं उनकी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो पढ़ते हैं हम बुक से पढ़ते हैं। तो बुक्स जो है ये हमारा सेकेंडरी स्रोत हो गया, मतलब द्वितीय स्रोत हो गया। बुक्स हो गया, इंटरनेट होगी और मैगज़ीन वगैरह जितनी भी हैं जो इसके बारे में छापती हैं, या फिर म्यूज़ियम में जो साक्ष्य हैं, वो तो है, वो प्राथमिक स्रोत में आ गया। पर जो जिस ये बुक्स हो गई वगैरह और इंटरनेट पर आर्टिकल या ब्लॉग वगैरह हो गए हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए, ये जो है द्वितीय स्रोत में आ गए, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट रूप से उनसे संबंधित नहीं थे सीधे तौर पर। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत शायद आपको समझ में आ गया। तो देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व तथा उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, तो देख लेते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क हो जाना। मतलब पहले अतीत, इसमें जो है अतीत का विश्लेषण किया जाता है, और क्योंकि क्यों किया जाता है अतीत का विश्लेषण, ताकि आने वाली जो समस्या हैं, वर्तमान की जो समस्या हैं, उनसे निपटा जा सके। इतिहास में घटी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को शांत करना। मतलब वैज्ञानिकों को जो खोज करता है उनको जिज्ञासा रहती है कि इतिहास में जो है क्या घटनाएं हुई हैं और वहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो ये रिसर्च के द्वारा जो अनुसंधान है, ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा जो है अपनी जिज्ञासा को शांत किया, फिर शांत कर सकते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक, अब थर्ड देख लेते हैं कि ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा वर्तमान परिस्थितियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना। मतलब जो इतिहास में जो वो परिस्थितियाँ थीं और आज वर्तमान में क्या परिस्थितियाँ, मतलब इतिहास से और अब तक, जैसे कि सब मान लो कि वो 1857 से या फिर ये मतलब आज़ादी से अब तक दुनिया, वो भारत में, जैसे भारत का एग्जांपल है, अब तक क्या चेंज आया है, बहुत सारे चेंज आ गए। ये तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से इस चीज़ को मापा जा सकता है। ठीक है, और ये तुलनात्मक अध्ययन किसके माध्यम से होगा? ये ऐतिहासिक अनुसंधान के माध्यम से होगा। अब देख लेते हैं अगला कि अतीत से सबक लेकर, इसका जो उद्देश्य है कि अतीत से सबक लेकर वर्तमान में योजनाएं बनाना। मतलब जो अतीत में गलतियां हो गई हैं, जो योजनाएं बनाने में गलतियां हो गई हैं, उनको सुधारा जा सके। ठीक है, तो छठा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट
इसी पर ही है। इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने के लिए जो है ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है, इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा सही से। तो इसका जो है क्वेश्चन आंसर की जो है अगली सीरीज़ भी आएगी, और उसमें जो है और अनुसंधान के बारे में बताया जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक और जितने भी हैं मैं बताऊंगा। ओके, तो वेट करें अगले पार्ट का।